हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का मैं प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को आप टेलीग्राम में सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए जो पहला टेस्ट सीरीज चलाया गया था उसके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पहला टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया था वह इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित था। इस इंडियन पॉलिटी में आप जो बीपीएससी का मेंस एग्जाम का पैटर्न, अगर आपने मेंस एग्जाम दिया होगा या फिर बीपीएससी का सिलेबस देखा होगा, तो मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें प्रत्येक प्रश्न 38 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, और समय लगभग प्रति प्रश्न आपको 22 से 23 मिनट का समय आपको एक प्रश्न को लिखने के लिए वहां पर समय मिल पाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थियों को लिखने थे। प्रत्येक प्रश्न 38 मार्क्स के थे और उसके लिए समय निर्धारित किया गया था। 3 प्रश्नों के आंसर को मिलाकर समय 1 घंटे 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। तो आइए इंडियन पॉलिटी के टेस्ट का पहला प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का डिस्कशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। एक, संवैधानिक प्रमुख के रूप में और दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करें। देखिए, प्रश्न थोड़ा डायनेमिक रूप में पूछा गया है। जिस प्रकार से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग उसी पैटर्न पर ये सभी प्रश्न आधारित हैं। प्रश्न में स्पष्ट रूप में राज्यपाल की कार्य और उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट वहां पर कार्य और अधिकार नहीं लिखने हैं। प्रश्न है कि राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। वास्तव में राज्यपाल की किसी भी राज्य में 2 प्रकार की भूमिकाएं होती है। पहली जो उसकी भूमिका होती है राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, और दूसरी भूमिका होती है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका इसीलिए होती है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत में एक कनाडा के आधार पर आधारित संघवादी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इस प्रकार से राज्यपाल जो है वह दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है और बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करना है, यानी कि इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है स्पेशली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो यह हमारा पहला प्रश्न था। कल जब हम अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा तो इसका डिस्कशन वहां पर पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। एक मॉडल आंसर फॉर्मेट में इस आंसर को वहां पर लिखकर बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें को कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इसमें लिखने थे। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। भारतीय संघवाद के संदर्भ में डीडी बसु के इस कथन को स्पष्ट करें। आपने डीडी बसु का नाम सुना ही होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक आती है, डीडी बसु के द्वारा लिखी गई है। तो इन्हीं का स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। इसी से मिलता जुलता जो स्टेटमेंट है वह केसी बियर का भी स्टेटमेंट है। केसी बियर ने भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय करार दिया है। अर्धसंघीय यानी कि आधा संघात्मक और आधा एकात्मक, न तो पूर्ण रूप से संघात्मक और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक। डीडी बसु का भी यही स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों का कहने का तरीका, कहने का मतलब अर्थ एक ही है, लेकिन कहने का तरीका, शब्दों का जो चयन उन्होंने किया है वह अलग अलग है। डीडी बसु ने कहा है कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। इस कथन को स्पष्ट करना है। तो इस कथन को स्पष्ट करने के लिए आपको भारतीय संघवादी विशेषताएं और भारतीय संविधान की एकात्मक जो विशेषताएं हैं उन दोनों विशेषताओं को आपको लिखना है और इससे स्पष्ट करना होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दोनों प्रकार की विशेषताएं मौजूद हैं। न तो पूर्ण रूप से एकात्मक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का इस प्रकार से आपको आंसर लिखना था। तीसरा प्रश्न है, भारत में गठबंधन की राजनीति पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। क्या आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति ने विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया है? यानी कि भारत में गठबंधन की राजनीति पर आपको टिप्पणी करनी है। क्या गठबंधन की राजनीति भारत के हित में है
अगर आपको लगता है कि हाँ गठबंधन की राजनीति सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस स्थापित करने में कारगर है, तो आप गठबंधन की राजनीति के पक्ष में आप तर्क देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं गठबंधन की राजनीति के कारण भारत की विकास की प्रक्रिया बाधित हो रही है, तो आप इस पर विपक्ष में तर्क देंगे। यानी कि गठबंधन की राजनीति के पक्ष और विपक्ष दोनों में टिप्पणी करनी है। प्रश्न यहाँ आलोचनात्मक टिप्पणी पूछा गया है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए कहा गया है। यानी कि आप इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों को दें। आप बताएं कि किस प्रकार से गठबंधन की राजनीति आने पर, गठबंधन की राजनीति के कारण क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है, क्षेत्रीय जो समस्याएं थी उसे बड़े स्तर पर व्यापक रूप से सॉल्व किया जाने लगा है। सामाजिक न्याय स्थापित करने पर जब गठबंधन की सरकार बनती है तो आपने देखा होगा एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है। मिनिमम प्रोग्राम के तहत गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, रोजगार को उत्पन्न करना, खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करना, हेल्थ सेक्टर पर फोकस करना, एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करना, इन सभी चीज़ों पर वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप गठबंधन की राजनीति के पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों के यहाँ पर आपको लिखना है। साथ ही प्रश्न के दूसरे सेक्शन में कहा गया है कि क्या आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति ने विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध किया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इससे विकास की प्रक्रिया को बाधित हुई है, तो आप इसके पक्ष में तर्क देंगे। और पक्ष में तर्क देने के लिए आप 1990 के दशक के बाद से भारत की राजनीति में जिस प्रकार से गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ है, तो आप वहाँ से कई सारे उदाहरण को ले सकते हैं और उदाहरण के जरिए इसे आप स्पष्ट कर सकते हैं। गठबंधन की राजनीति न सिर्फ विकास के लिए बाधित है, बल्कि आप विदेश नीति पर भी देखेंगे। जैसे आप यूपीए का आप एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ आपको दिखेंगे कि तमिलनाडु के साथ, श्रीलंका के साथ संबंध स्थापित करने हो या बांग्लादेश के साथ संबंध स्थापित करने हो, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर डीएमके और एआईडीएमके जैसे क्षेत्रीय पार्टी तमिलनाडु की हो, तो श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ संबंध निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो गठबंधन की राजनीति होती है वह न सिर्फ विकास के लिए बल्कि विदेश नीति पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति के कारण विकास प्रक्रिया को बाधित हुई है, विकास प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ बाधित हुई है तो पक्ष में दीजिए तर्क। अगर आपको लगता है कि नहीं विकास की प्रक्रिया बाधित नहीं हुई है, तो आप इस स्टेटमेंट को झुठला सकते हैं, इस स्टेटमेंट के विपक्ष में तर्क दे सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर वे में वहां पर अपने पक्ष में तर्क देना होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न का तीसरा सेक्शन है। अगला प्रश्न का चौथा भाग है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह स्टेटमेंट बहुत ईजी है, नॉर्मल आपका स्टेटमेंट लग रहे होंगे, लेकिन अगला स्टेटमेंट देखिए। इस कथन को समय समय पर दिए गए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्ट करें। पहला स्टेटमेंट तो बहुत इजी है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने किसी बुक में पढ़ा होगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन पूरक हैं तो कैसे? विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्ट करना है। डिफरेंट आपको न्यायिक निर्णय वहां पर बताने हैं। केरल शिक्षा विधेयक का निर्णय आपको वहां पर देना होगा। मेनका गांधी का जो वाद आया था उससे आपको वहां पर बताने होंगे। 42वां संविधान संशोधन किया गया है, उसका स्टेटमेंट वहां पर देना होगा। तो इन सभी न्यायिक निर्णयों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तभी जाकर यह प्रश्न जो है वह पूरी तरीके से आपका सफिशिएंट माना जाएगा। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न हो गए। अगला पांचवा और अंतिम प्रश्न था 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायती राज संस्थाएं अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई है? इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि बिहार में पंचायती राज का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है, तो अधिक संभावना है कि पंचायती राज जो संस्थाएँ हैं उनकी सफलता और असफलता या इसी संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जाए। तो इस प्रश्न के 3 सेक्शन पूछे गए। ठीक है, पहला सेक्शन है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 1993 ईस्वी के बाद पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो उन सभी कदम को आपको लिखने होंगे। जैसे पंचायती राज अधिनियम बिहार में कब लाया गया? हाल ही में 2006 ईस्वी का अधिनियम
अधिनियम लाया गया। इसके जरिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया और कई सारे प्रावधान किए गए। तो 1993 के बाद जितने प्रावधान किए गए हैं उसे पहले सेक्शन में आपको लिखना होगा। दूसरा सेक्शन है कि क्या आपको लगता है कि पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई है? अगर आपको लगता है कि हाँ, पंचायती राज संस्थाएं हमारे ग्रास रूट लेवल पर लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक कर पाई है, स्वशासन के लिए जागरूक कर पाई है, वित्तीय उसे स्वायत्तता प्राप्त हो पाई है, अगर आपको लगता है कि पंचायती राज संस्थाएं इस प्रकार का काम कर पाई है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देने होंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ कर पाई है तो आप पक्ष में तर्क दीजिए, आपको लगता है कि नहीं पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त करने की आवश्यकता है तो आप इसके विपक्ष में तर्क दीजिए। तीसरा सेक्शन है कि इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या उपाय सुझाना चाहेंगे, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को और किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके पक्ष में आपको तर्क देने हैं। तो यह बहुत इजी है। तीसरा सेक्शन देखा जाए तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कोई भी अभ्यर्थी जो पंचायती राज जो इलेक्शंस होते हैं वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा ऑडिटर मेंस का टेस्ट हुआ था उसमें पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए थे। इनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थियों को लिखने थे। प्रत्येक प्रश्न 38 मार्क्स के थे जो कि बीपीएससी मेंस एग्जाम में पूछा जाता है और प्रत्येक प्रश्न पर 22 से 23 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। बाकी कुछ समय दिए गए थे पीडीएफ के निर्माण के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आज जो हमारा बीपीएससी ऑडिटर का मेंस का जो टेस्ट सीरीज हुआ उसका प्रश्न को हमने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में इन प्रश्नों को बिल्कुल मॉडल आंसर के फॉर्मेट के रूप में अगले वीडियो में इसे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।